जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज के वेबिनार का आगाज करते हैं। सबसे पहले मैं पीएच डेक के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूं। मैं पीएच डेक की तरफ से तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूं। आज का हमारा ये वेबिनार हार्वेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ सिट्रस फ्रूट पर मुनक्किद हो रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सिट्रस एक अहम हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट है। पाकिस्तान में सिट्रस की पैदावार तकरीबन 24 लाख मीट्रिक टन है और ये तकरीबन 4 लाख एकड़ रकबे पर काश्त किया जाता है। आलमी सतह पर पाकिस्तान में सिट्रस की प्रोडक्शन का तकरीबन 15वां नंबर है। अगर हम इसकी हार्वेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट के मसाइल पर काबू पा लें तो सिट्रस फ्रूट में बड़ी सलाहियत है। सिट्रस की कटाई का मौसम अक्टूबर में स्टार्ट होता है और ये मार्च तक चलता है। पीएच डेक ने इस टाइम फ्रेम को इसलिए सिलेक्ट किया है क्यों ना कि अभी सिट्रस की हार्वेस्टिंग स्टार्ट है। इसलिए हमने एक्सपर्ट स्पीकर डॉक्टर अजहर नवाज साहब को दावत दी है कि वो इस टॉपिक पर रोशनी डालें। तो मैं बाकायदा सबसे पहले पीएच डेक के बारे में थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि हमारा हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी का इदारा क्या काम करता है। पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी कंपनीज एक्ट 2017 सेक्शन 42 के तहत बनाई गई कंपनी है जो ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मातहत अपने फराइज सर अंजाम दे रही है। जो इसका विजन है वो ये है कि पाकिस्तान को खित्ते में सबसे ज्यादा मौसर हॉर्टिकल्चर पैदा करने वाला एक मुल्क बनाना। जो इसका मिशन है वो ये है कि इसकी प्रोडक्शन सलाहियत और मुताबकत में इजाफा और हॉर्टिकल्चर के शोबे में मुलाजमतें पैदा करना और ज़राई आमदन में इजाफा करना। जो इसके मकासद हैं वो ये हैं, पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी का क्याम दर्ज झेल मकासद के लिए अमल में आया है। हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स की तादाद को बढ़ाना, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के बाद बर्दाश्त नुकसानात को कम करके मुसाफिर में इजाफा करना, मार्केट का तनू, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के मेयार और को बेहतर बनाकर कौमी ज़राई आमदन में इजाफा करना। मैं आप सब पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने माइक काइंडली म्यूट रखें। जब ये वेबिनार स्टार्ट होता है तो इसमें डिस्टोर्शन होती है। अब मैं बकायदा दावत देता हूं अजहर नवाज साहब को कि वो अपनी बकायदा इस वेबिनार का आगाज करें और इस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करें। सर मैं आपको स्क्रीन शेयर की ऑप्शन देता हूं। वो निकलते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन पोटेंशियल हो जाता अस्सलाम जी वालेकुम जी जुल्करनैन, वालेकुम सलाम। ये ऑप्शन ऑन स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन ऑन कीजिएगा, भी नहीं हो रहा है। जी जी सर मैंने ऑप्शन दी है। ये नहीं हो रहा, कोई माइक भी कोई इशू है। मैं बार बार ट्राई कर रहा हूँ लेकिन ये नहीं स्क्रीन शेयर हो रही। अच्छा अब आ गया हुआ, ठीक हो गया। जी सर। आपको स्क्रीन विजिबल है? जी सर विजिबल है बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन साहब, आपने मुझे इनवाइट किया, इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे कुछ अपनी मारूजात पेश करने का मौका दिया। मैं मोहतरम अतहर हुसैन खोखर साहब का, जो पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी के सीईओ हैं और डीजी भी हैं, मोहतरम खावर साहब और जुल्करनैन साहब, आप सबका शुक्रगुजार हूँ। और पिछले हम तकरीबन कोई 1-1.5 साल से ये देख रहे हैं कि आपने पीएच डेक को जो है वो रिवाइव कर दिया और हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है ऑन द फील्ड भी नज़र आती हैं। आप खासी एफर्ट कर रहे हैं कि हॉर्टिकल्चरल एक्सपोर्ट्स, इसका जो बिज़नेस है इसको जो है प्रमोट किया जाए इन द कंट्री भी और एक्सपोर्ट के हवाले से भी। तो इस इस काम पर जो है हम आपको अप्रिशिएट भी करते हैं और आपकी काविशों को सराहते हैं।
मैं पार्टिसिपेंट्स से गुजारिश करूंगा कि काइंडली अपने माइक्स जो हैं वो अगर म्यूट रखें तो हम सब के लिए ये आसानी होगी। जी सर, आपकी आवाज़ जो है वो थोड़ी स्लो है तो क्लियर, मगर थोड़ी स्लो आ रही है। चल मैं थोड़ा सा ऊंचा बोलता हूँ, अब क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। जी सर। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो, चूंकि सिट्रस की हार्वेस्टिंग का सीजन चल रहा है, तो सिट्रस की हार्वेस्टिंग के हवाले से ही हमने कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर करनी है। तो जैसा कि मैंने अपनी प्रेजेंटेशन को 3-4 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक जो है शुरू में सिट्रस की इम्पोर्टेंस, इसके बाद जो है हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, और इस हवाले से जो हमें इश्यूज पेश आते हैं उन पे बात करेंगे, और फाइनली फिर हम जो है कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। तो सिट्रस के हवाले से जैसे जुल्करनैन साहब फरमा रहे थे कि ये पाकिस्तान में एक लीडिंग फ्रूट है, नंबर 1 है एरिया के हिसाब से भी और प्रोडक्शन के हवाले से भी, और लाखों लोगों के लिए ये रोजगार की फराहमी का वसीला बनता है। इसमें मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स जैसा कि फार्मर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, होलसेल, काइंडली अपने माइक ऑफ कर लें, हम सब के लिए जो है जरा आसानी हो जाएगी। तो होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं जो फ्रूट बेचने वाले हैं और फ्रूट एक्सपोर्ट करने वाले हैं, और काफी सारी लेबर जो है वो इसमें इन्वॉल्व होती है। और इवन सिट्रस के हार्वेस्टिंग के सीजन में सरगोदा में ये जनूबी पंजाब से और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से लोग रोजगार की फराहमी के लिए सरगोदा का रुख करते हैं। वहां पर वो जो है सिट्रस की हार्वेस्टिंग और इसकी पोस्ट हार्वेस्ट, इस हवाले से फैक्ट्रियों में काम करते हैं, और जिससे उनको रोजगार मिलता है। तो इसके साथ साथ जो है सिट्रस जो है वो हमारे लिए एक फॉरेन एक्सचेंज का भी है। सिट्रस तो फर्दर कंटिन्यू करने से पहले जो है मैं आपके सामने ना एक छोटा सा जो है एक इंफॉर्मेशन आप रखता हूँ। ये थोड़ी सी इंटरप्शन थी इंटरनेट की, चले अब मेरा ख्याल कनेक्ट हो गया होगा और आप मुझे सुन पा रहे होंगे। तो मैं आपके सामने एक ना रेट के हवाले से एक इंफॉर्मेशन शेयर करने लगा हूँ कि सिट्रस का फ्रूट जो है वो 2-3 मुख्तलिफ कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया जाता है, ए बी और का फ्रूट। तो अगर हम रेट के हवाले से इसकी इंफॉर्मेशन देखें, तो जो ए ग्रेड का फ्रूट होता है जिसपे दाग धब्बे नहीं होते और जिसका साइज अच्छा होता है, तो मार्केट में, पाकिस्तानी मार्केट की बात कर रहा हूँ, जो एक्सपोर्टर्स हैं वो आमतौर पर फार्मर से तकरीबन वो 1,000-1,200 रुपए किलो जो है, 1,000-1,200 रुपए मन जो है उसे खरीद रहे होते हैं फार्मर से। अगर वही फ्रूट जो है 1 मन, लेकिन उसकी क्वालिटी जो है वो बी ग्रेड की हो, यानी उस पर कुछ थोड़े बहुत जो है वो दाग धब्बे मौजूद है और उसका साइज जो है थोड़ा सा कम है, तो वो उसकी प्राइस जो है 1,200 फी मन से कम होके 600 पे आ जाती है। इसी तरह जो फ्रूट जो है सी ग्रेड का है, जिसके ऊपर दाग धब्बे भी मौजूद हैं और वो एक्सपोर्ट मार्केट के लिए या टेबल पर्पस के लिए जो यूज नहीं हो सकता, तो वो बड़े नॉमिनल चार्जेस से तकरीबन को 300-200 से लेके 400 के दरमियान, इस रेंज में वो पर 40 kg सेल हो रहा होता है। तो इधर से आप ए बी और सी ग्रेड के रेट्स का अंदाजा लगा सकते हैं कि ए ग्रेड का 1,200 रुपए फी मन, बी ग्रेड वाला 600, और फिर वो 300 पे आ जाता है। तो इससे हम फार्मर्स को ये समझने की जरूरत है कि हमें ज्यादा से ज्यादा जो है वो ए ग्रेड का फ्रूट वो हमें तैयार करना होगा, वो हमें प्रोड्यूस करना होगा, ताकि हम अपने जो प्रॉफिट हैं या इकोनॉमिक रिटर्न्स हैं उनको हम बेहतर कर सकें। तो ये रिसेंटली एक ACIR का प्रोजेक्ट था, जब मैं सरगोदा यूनिवर्सिटी में था तो उस टाइम पे हम उनके साथ काम कर रहे थे। तो हमने एक सर्वे किया, उस सर्वे में हम मुख्तलिफ लोगों को, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को जो सिट्रस की मार्केटिंग में इन्वॉल्व हैं, जैसा कि रिटेलर्स हैं, आड़ती हजरात हैं, बागात खरीदने वाले हैं, इसके साथ साथ जो है होल सेलर्स हैं, और चीज़ों को एक्सपोर्ट करने वाले जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनको हम मिले और उनसे हमने पूछा कि आप फ्रूट क्वालिटी आप किसे कहते हैं, यानी किस फ्रूट की डिमांड होती है। तो हमारे सामने ये 2 चीज़ें आई कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो फ्रूट साइज को दी जाती है, और फ्रूट साइज के साथ साथ जो है ब्लेमिश फ्री फ्रूट, मीन के फ्रूट की जो आउटर सरफेस है, जो उसकी स्किन है,
वो साफ सुथरी हो। बल्कि जो किन्नू एक्सपोर्टर से वो ये यहाँ तक वो कंसर्न थे, वो कहते हैं कि फ्रूट का साइज चले अगर दरमियाना भी हो या इवन छोटा हो तो वो चल जाएगा, गुजारा हो जाएगा, एक्सपोर्ट भी हो जाएगा, लेकिन उसके ऊपर वो सबसे ज्यादा दाग धब्बों के हवाले से जो है वो कंसर्न थे कि फ्रूट की सरफेस साफ सुथरी हो, अदरवाइज फ्रूट जो है वो एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता। तो क्वालिटी के हवाले से ये दो बातें बहुत जरूरी हैं, एक फ्रूट का ब्लेमिश फ्री होना, दाग धब्बों से पाक होना, और दूसरा फ्रूट का साइज अच्छा होना। तो साइज वाली बात जो है इंटरनेशनल मार्केट में भी उसकी अच्छे साइज का फ्रूट सेल होता है, और उसके साथ साथ जो है लोकल मार्केट में तो आप कह लें कि जो प्रीमियम रेट, अच्छा रेट है, वो मिलता ही अच्छे साइज के फ्रूट को है। जबकि इंटरनेशनल मार्केट में दरमियाने साइज का फ्रूट भी चल जाता है, लेकिन उसका ब्लेमिश फ्री होना जरूरी है। तो ये अच्छा साइज और ब्लेमिश फ्री फ्रूट हासिल करने के लिए डेफिनेटली हमें प्री हार्वेस्ट प्रैक्टिसेस यानी तोड़ने पहले फल की तैयारी पर तवज्जो देना होती है। तो इस हवाले से ये पहले भी सेमिनार्स हो चुके हैं और आपको इन्फॉर्मेशन होगी कि आज का हमारा मौजू जो है वो पोस्ट हार्वेस्ट प्रैक्टिसेस पे है। यानी फ्रूट जो है जब तैयार हो जाता है, अब उसकी हार्वेस्ट और हार्वेस्टिंग से ऑनवर्ड उस पे हमने फोकस करना है। तो सबसे पहले हार्वेस्टिंग का मरला आता है जब फल पक कर तैयार हो जाता है। तो उसकी जो मेच्योरिटी इंडेक्सेस या उनको हम कहें कि कब फ्रूट को तोड़ना चाहिए, तो अगर किन्नू की हम बात करें तो किन्नू में एक तो फ्रूट का कलर जब मुकम्मल तौर पे चेंज हो जाता है, और उसके साथ साथ जो है जूस कंटेंट्स तो इसमें होते ही हाई हैं। और अगर हम टाइम के हिसाब से देखें तो 15 नवंबर के बाद जब फ्रूट का कलर चेंज तकरीबन हो जाता है, या एंड नवंबर तक, यहाँ से इसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट होती है किन्नू की, और फिर ये फरवरी मार्च तक जो है वो जारी रहती है। इसी तरह मुख्तलिफ जो इकसाम है, फ्यूटल अर्ली की हम बात करें तो वो ज़रा जल्दी हार्वेस्ट हो जाता है, उसकी हार्वेस्टिंग जो है वो अक्टूबर एंड से नवंबर से ही शुरू हो जाती है, और फिर दिसंबर में अब तकरीबन वो कंप्लीट हो रही है। अब किन्नू जो है वो अपने पीक सीजन की तरफ जा रहा है। तो इसी तरह मुख्तलिफ इकसाम के लिए जो है टाइम थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है हार्वेस्टिंग का। तो हार्वेस्ट करने के लिए जो फ्रूट एक्सपोर्ट किया जाता है, वो फैक्ट्री मालकान जो है उनकी लेबर होती है, वो फ्रूट को हार्वेस्ट करते हैं। ये सामने स्क्रीन पे आप एक तस्वीर देख रहे होंगे कि ये लेडर्स का जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। चले लेडर्स की हद तक जो है बात ठीक है, सीढ़ी का इस्तेमाल करके आप फ्रूट को तोड़ें, एक झोली जो है बंदे ने बांधी हुई है, इनके पास कटर्स होते हैं और ये फ्रूट को तोड़ रहे हैं। और 7 बॉक्सेस में जब ये झोली भर जाती है तो उसको नीचे जो ये प्लास्टिक क्रेट पड़ा हुआ है इसमें रख देते हैं। इस तस्वीर में ना एक बात हमें देखने वाली है, आप भी देख रहे होंगे कि ऊपर बंदा जो है ये चढ़ के बैठा हुआ है। तो सम टाइम इस तरह तोड़ने से ये फ्रूट जो है उसकी फ्रूट तो हम तोड़ लेते हैं, लेकिन पौधे की शाखें और पत्ते और ब्रांचेस उनको हम डैमेज कर देते हैं। तो इसकी बजाय अगर ये जो 4 पाँव वाली जो सीढ़ी होती है ना, जिसको चूना करने के लिए भी घरों में इस्तेमाल किया जाता है, तो उस तरह के अगर वो स्टैंड हों तो उन स्टैंड्स को इस्तेमाल करके हम बेहतर तौर पर फ्रूट को हार्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी दुनिया में इस हवाले से ये एक आप कह लें सिट्रस स्पीकर जो है, ये एक मशीन है, ये यूज होती है। और इसका कंट्रोल जो ये बंदा इसमें इस बॉक्स के अंदर खड़ा हुआ है, इस मशीन का कंट्रोल इसी के पास है। ये अपने एक प्लेटफॉर्म की जहां पर ये रुका हुआ है, इसकी हाइट ऊपर करनी है, नीचे करनी है, आगे पीछे, और इस मशीन की मूवमेंट वो इसको कंट्रोल कर सकता है। तो ये एनएआरसी ने एक मशीन जो है वो मैंगो की हार्वेस्टिंग के हवाले से इसी तरह तैयार की थी। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं डेवलपमेंट सामने आएगी। तो इस तरह की मशीनें जो हैं वो जी सर, आवाज़ का इशू आ रहा है। गई थी फ्रूट की हार्वेस्टिंग के हवाले से। तो ये वो ट्रेनिंग की पिक्चर्स हैं कि किस तरह जो है फल की डंडी जो है वो साथ, छोटी सी डंडी साथ तोड़नी है, ज्यादा डंडी का साइज जो है वो ज्यादा बड़ा ना हो, ताकि फ्रूट जब हम इसको पैक करते हैं या टेम्परेरी पैकिंग के लिए बास्केट में रखते हैं, प्लास्टिक क्रेट में रखते हैं, तो ये फ्रूट एक दूसरे को डैमेज ना करें। अगर डंडी बड़ी होगी तो ये फ्रूट्स एक दूसरे को डैमेज करेंगे। तो इसी तरह अगर ग्लव्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाए,
और ये क्लिपर या स्केचर का इस्तेमाल किया जाता है फ्रूट की हार्वेस्टिंग के लिए। तो इससे फ्रूट पे जो है जो निशानात और फ्रूट को जख्मी फ्रूट का जो दौरान हार्वेस्टिंग जख्मी होना है उस पर हम काबू पा सकते हैं। और अगर लेबर के नाखून बड़े हैं तो समटाइम वो भी फ्रूट को डैमेज कर रहे होते हैं। तो ये अगर हम ग्लव्स का इस्तेमाल करें हमारी लेबर हार्वेस्टिंग करते हुए तो इससे जो है किसी हद तक फ्रूट की सेफ्टी को जो है या इसकी जो खराशी वगैरह इस पे दाग धब्बे पड़ेंगे उनको किसी हद तक कम किया जा सकता है। तो ये हार्वेस्टिंग के हवाले से एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। ये सगोदा की एक गाँव है 118 NB। तो सम टाइम जो लेबर काम कर रही होती है बागात में फ्रूट तोड़ रही अस्सलाम होती है वालेकुम तो सर। जी सर, माई सेल्फ सारे बागात अच्छे नहीं होते। तो कई जगह पे बागात में बीमारियां भी मौजूद होती हैं। तो अगर ये बार बार इंटरप्शन आती है, आवाज आती है, ना मुझे समझ आ रही होती है और ना ही मेरा ख्याल है पार्टिसिपेंट जो है वो डिस्टर्ब होंगे, बराह करम अपने माइक जो है वो ऑफ रखें और क्वेश्चन आंसर के लिए हम एंड पे जो है ना डिस्कशन कर लेंगे हम सारे दोस्त मिलकर। अच्छा, मैं इस तस्वीर से सिर्फ ये आपको एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा हूँ कि बागात में मसाइल होते हैं, बीमारियां होती हैं। जब लेबर हार्वेस्ट करते हुए एक बाग से दूसरे बाग में मूव करती है, एक लेबर जो है वो एक बाग से दूसरे बाग में मूव करती है, तो मूव करते हुए वो एक बाग की बीमारियां वो स्केचर्स के साथ और ये जो प्लास्टिक क्रेट होते हैं इनको चूंकि वॉश नहीं किया जाता, इनकी डिसइंफेक्शन नहीं की जाती, तो वो एक जगह के एक बाग के मसाइल जो है दूसरे बाग तक चले जाते हैं। तो ये हम फार्मर्स को केयर करने की जरूरत है, क्योंकि बाग तो हमारा ही है ना। लेबर ने तो या फैक्ट्री वाले ने फ्रूट तोड़ के चले जाना है। बाग पे अगर कोई बीमारियां आ जाती हैं दूसरे बाग से हमारे बाग में शिफ्ट हो जाएं तो वो डेफिनेटली आइंदा भी हमारे बाग को मुतासर करेंगी। तो इस हवाले से हमें जरा केयरफुल रहने की जरूरत होती है फार्मर्स को, खास तौर पे कि जो लेबर आपके बाग में फ्रूट तोड़ाई के लिए आ रही है उनके पास जो इक्विपमेंट्स वगैरह हैं उनको जो है ब्लीच के सोल्यूशन में वो अगर आप 10 ml जो है वो ब्लीच और 1 लीटर पानी इसको अगर मिक्स करके सोल्यूशन बना लें और उसको जो है उनके पास जो कटर्स वगैरह हैं उनकी एक दफ़ा वॉशिंग कर लें तो इस तरह एक बाग की बीमारियां दूसरे बाग तक ट्रांसफर नहीं। तो हार्वेस्टिंग के बाद जो है फ्रूट को तोड़ने के बाद ये प्लास्टिक के जो क्रेट्स हैं इनमें टेम्परेरी बाग में थोड़ी देर के लिए स्टोर करना होता है, रखना होता है, उसमें रखते हैं। और जो सी ग्रेड का या आप कह लें कि एक्सपोर्ट में जाने वाला फ्रूट नहीं होता, आल्दो उसको भी प्रॉपरली जो है कहीं रखा जाना चाहिए, लेकिन आमतौर पर उसको ज़मीन पे ही रख दिया जाता है जैसे इस तस्वीर में आपके सामने है। अगर इसके नीचे कोई प्लास्टिक की कोई मटेरियल या कोई कपड़े वाली कोई चीज जो है अगर बिछा दी जाती तरपाल टाइप, तो इस ताकि फ्रूट का जो कंटेक्ट है वो डायरेक्ट फ्रूट के साथ ना हो, मट्टी का कंटेक्ट फ्रूट के साथ ना हो और कंटेमिनेशन के जो चांसेस हैं उनको अवॉइड किया जा सके। तो इसके बाद फ्रूट को जो है वो पैक हाउस तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ट्रांसपोर्ट करने के बाद जो है यहाँ पर प्रोसेसिंग लाइन में जाने से पहले ये सॉर्टिंग हो रही है, ये लोग कन्वेयर बेल्ट के करीब बैठे हुए फ्रूट डाला जा रहा है और ये अगर कोई स्प्लिटेड या डैमेज्ड फ्रूट है तो ये उसको पिक कर लेते हैं, अलहदा कर लेते हैं ताकि वो प्रोसेसिंग लाइन में ना जाए। तो उसके बाद फ्रूट के ऊपर जो है मट्टी वगैरह मौजूद होती है, तो उसको उतारने के लिए फ्रूट की सरफेस को साफ करने के लिए उसकी साफ पानी से जो है वॉशिंग की जाती है, शावरिंग की जाती है। उसके बाद फ्रूट को जो है वो तकरीबन 48 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको फ्री वाटर जो फ्रूट के ऊपर मौजूद होता है धोने की वजह से उसको खुश किया जाता है। खुश करने के बाद जो है मुख्तलिफ तरह की वैक्सेज जो हैं उनमें फंजीसाइड भी मिले हुए होते हैं, तो फ्रूट की वैक्सिंग की जाती है। तो वैक्सिंग करने के बाद जो है फ्रूट की सॉर्टिंग या ग्रेडिंग उसकी साइज के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से वो की जाती है। तो ग्रेडिंग करने के बाद जो है फिर अगला मरला जो है पैकिंग का आ जाता है। तो पैकिंग एक्सपोर्ट वाली जो है उसके लिए हमेशा ये गत्ते के डब्बे जो हैं ये इस्तेमाल किए जाते हैं। तो गत्ते के डब्बों में जो है ये आमतौर पर जो एक्सपोर्ट के लिए कॉटन उसमें फ्रूट का वेट जो है वो तकरीबन 10 किलोग्राम की पैकिंग होती है और उसमें साइज जो है वो डिफरेंट होते हैं। जो बड़े साइज के फ्रूट हैं वो 36 फ्रूट आते हैं 10 किलो में, फिर उसके बाद 42 आते हैं, 48 और इसी तरह जो है फिर 100-110 तक जो है ये मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं साइज के हवाले से। तो बॉक्स का साइज तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि जो कार्टन्स होते हैं उन पे जो
इंफॉर्मेशन है कुछ उस पर प्रिंटेड होती है जो एक्सपोर्ट हो रहा है, ट्रेसिबिलिटी के लिए भी। और जैसे ये कंपनी का नाम उस पर मेंशन होता है, उनका एड्रेस दिया हुआ होता है, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल दी हुई होती है। फ्रूट जो है वो इस बॉक्स के अंदर कितनी तादाद में, ये ऊपर 48 की एक स्टैंप लगी हुई है, तो ये लगा देते हैं। और इस कॉटन के ऊपर अगर वो कंपनी जो है एक्सपोर्ट कर रही है, उसने कुछ फूड सेफ्टी के हवाले से कुछ स्टैंडर्ड्स को वो फॉलो कर रही है, जैसे HACCP है, हैजर्ड एनालिसिस, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट और ग्लोबल गैप सर्टिफिकेशन, ये एक्सपोर्ट में रिक्वायर्ड होती है। तो ये वाली सर्टिफिकेशन अगर वो कंपनी उसके पास मौजूद है तो उनको भी बॉक्सेस पे प्रिंट कर दिया जाता है। तो उस फ्रूट की, उस प्रोडक्ट की इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो कह लें कि एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है, और लोगों को यकीन होता है कि ये फ्रूट जो है वो इसको प्रोड्यूस करते हुए और इसको प्रोसेस करते हुए इन्वायरमेंट को, इंसानों को, जानवरों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया गया। और दूसरा बेसिकली ये फूड सेफ्टी के हवाले से होता है। एक ये भी एश्योरिटी साथ होती है कि ये वाला फ्रूट, इस पे कोई बैंड केमिकल इस्तेमाल नहीं हुआ, तमाम प्रोसेस को फॉलो किया हुआ है और ये कंटेमिनेशन फ्री है। तो इसको खाने से जो है जो भी ह्यूमंस इसको इस्तेमाल करेंगे, इस फ्रूट को फूड पर्पस के तौर पे खाएंगे, तो उनको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये सर्टिफिकेशंस भी जो है ये एक्सपोर्ट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो जो फ्रूट्स हैं, एडिबल प्रोडक्ट्स, और भी स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन उनके लिए आमतौर पर जो है HACCP और जो ग्लोबल गैप है इसको फॉलो किया जाता है। तो फ्रूट को जब पैक कर लिया जाता है, पैकिंग के बाद जो है फिर इसको स्टोर करते हैं कुछ टाइम के लिए। तो इसको सी पोर्ट तक या एक्सपोर्ट करने से पहले अगर हमें स्टोर करना पड़े तो किन्नू के केस में 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको पैलेट की फॉर्म में जो है ये पैकेट करके रख दी जाती है और इसको स्टोर रूम में स्टोर किया जाता है। और फिर इसको जो है कंटेनर में लोड किया जाता है, और ये कंटेनर का टेम्परेचर जो है ये भी मेंटेन किया जाता है, ताकि यहाँ सरगोदा से अगर फ्रूट जा रहा है कराची पहुंचने तक, तो दरमियान में जो है इसका टेम्परेचर 4 से 6 डिग्री इसी रेंज में ही रहे। तो ताकि फ्रूट जो है वो सी पोर्ट तक पहुंचते हुए ताकि उसमें कोई इश्यू ना आए। तो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट भी जो है टेम्परेचर 4 से 6 डिग्री पे मेंटेन किया जाता है इस कंटेनर के अंदर, ह्यूमिडिटी भी और टेम्परेचर भी इसको मेंटेन किया जाता है। तो फ्रूट जब पहुंच जाएगा, सी पोर्ट तक पहुंच जाता है, तो वहां से जो है बाई शिप जिस भी डेस्टिनेशन पे जाना होता है उसको वहां से रवाना कर दिया जाता है। और ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन भी जो है उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे टेम्परेचर को मैनेज किया जाता है, और ये एक्सपोर्ट के हवाले से फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो वो दौरान ट्रांसपोर्ट ही, जब सी पोर्ट से जो है फ्रूट अपनी डेस्टिनेशन पे जा रहा है, यूके भेजा जा रहा है, रशिया भेजा जा रहा है, यूक्रेन भेजा जा रहा है, मलेशिया, इंडोनेशिया, जिधर भी जा रहा होता है, जो भी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, तो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट कुछ क्वारंटाइन रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दी जाती है सिट्रस फ्रूट को, और आमतौर पर जो है वो 1.6 या 2 डिग्री पे जो है वो 17 से 21 दिन के लिए ये टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। तो इस फ्रूट के अंदर अगर फ्रूट फ्लाई का अटैक हुआ है और उसके छोटे नगट्स या एग्स मौजूद हैं, तो वो लो टेम्परेचर की वजह से किल हो जाते हैं। और इसका रिकॉर्ड जो है, लो टेम्परेचर मेंटेनेंस का रिकॉर्ड जो है, वो फिर जब डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा तो वो डाटा लॉगर से उनको, जो भी इंपोर्टर है उनको प्रोवाइड किया जाता है, या उस कंट्री का जो क्वारंटाइन डिपार्टमेंट था उन होता है उसको शो किया जाता है रिकॉर्ड के, ये इसकी क्वारंटाइन ट्रीटमेंट जो है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी हुई है। तो इस तरह जो है फ्रूट डेस्टिनेशन मार्केट पे पहुंच जाता है और वहां से जो है फिर मार्केट कर दिया जाता है उस कंट्री में। तो अभी पिछले कुछ सालों से जो है एक और मसला, जिसको फार्मर अपनी लैंग्वेज में लस या त्रेड कहते हैं, और जो साइंटिस्ट हैं वो उसे नाम दे रहे हैं स्टेम एंड ब्रेक डाउन का, तो ये भी बागात में जो है ये नोट किया जा रहा है। और ये खास तौर पर जब कोरा पड़ता है, अभी भी अगले चंद दिनों में कोरा एक्सपेक्टेड है, या पिछले 2-3 साल से अगर आप देखें तो जनवरी के महीने में कोरा पड़ रहा है, और कोरे की शिद्दत जो है पिछले सालों की निस्बत जो है वो बढ़ गई हुई है। तो ये कोरा पड़ने से जो है ये फ्रूट की जो डंडी वाली साइड है, पेडिसल वाली साइड है, या इसको आप जो है वो स्टेम जी सर, आपकी आवाज में डिस्टोर्शन है, आवाज नहीं आ रही।
अगर अब यहाँ सिर्फ देखा जा सकता है हाथ सर आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है। जुल्फिकार नैन, आप सुन रहे हैं? जी अभी आई है आवाज सर। अच्छा, चले, बस ये ठीक हो जाएगा, थोड़ी सी ये नेट का इशू है। अच्छा, जी सर। तो ये जहाँ तीर का निशान स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, ये वाली जगह जो है ये फ्रॉस्ट की वजह से, लो टेम्परेचर की वजह से, कोरे की वजह से ये डैमेज हो जाती है स्टेम एंड वाली साइड पे। अगर इसको हाथ लगा के देखा जाए तो शुरू शुरू में ये जगह थोड़ी सी नरम हो जाती है, बाकी पील की बजाय ये वाली जगह जो है थोड़ी सी को हाथ लगाया जाए तो ये डिप्रेशन सा और नरम जगह महसूस होती है। और फिर अगले 3 4 5 दिन के अंदर जो है यहाँ पर छोटे छोटे जो है वो क्रैक से पड़ जाते हैं। ये वाला जो फ्रूट है ये एक्सपोर्ट मार्केट के काबिल नहीं रहता है। इसको लोकल मार्केट में तो एक्सेप्ट कर लिया जाता है, लेकिन ये फ्रूट जो है वो एक्सपोर्ट के काबिल नहीं होता। और ये एक्सपोर्टर जो है उनका फीडबैक है कि ये लस और त्रेड़ वाला अगर मसला अगर आप प्रोनाउंस कर जाए तो बाज़ औक़ात ये 50 से 80% फ्रूट को भी खराब कर देता है। तो ये एक्सपोर्टर्स की तरफ से फीडबैक है। और आपको पता है क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से मसाइल जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ये भी एक उभरता हुआ एक इशू है जिसका अभी कोई हतमी तौर पे इसका हल जो है इसका सामने नहीं आया, लेकिन एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि जो फ्रॉस्टी नाइट्स हैं वो इसको प्रमोट करती हैं, इस प्रॉब्लम को, स्टेम एंड ब्रेक डाउन को। तो इसके सोल्यूशन के तौर पे अगर हम पौधों की न्यूट्रिशन अच्छी रखें, जैसा कि पोटाशियम, कैल्शियम और बोरान का इस्तेमाल किया जाए, तो ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं, 3 न्यूट्रिएंट ऐसे हैं, ये इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं। और ये तीनों, पोटाशियम इसका स्ट्रेस में बड़ा रोल होता है, कैल्शियम और बोरान ये दोनों सेल्स की जो सेल वॉल है उसकी स्ट्रेंथनिंग करते हैं। तो अगर इनको प्रॉपरली हम अपने बागात में इनका इस्तेमाल करें और पौधों को कैल्शियम और बोरान की डेफिशिएंसी ना हो, तो ये लस त्रेड़ वाला मसला किसी हद तक जो है ना ये उसमें हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। ये मसला जो है रिड्यूस हो जाएगा। और इसकी रिड्यूस होने की लॉजिक ये है, बैकग्राउंड इसका ये है कि कैल्शियम और बोरान जो है इनकी सेल वॉल में डेपोजिशन हो जाती है और ये सेल वॉल की स्ट्रेंथनिंग की वजह बनती है। तो फ्रूट में अगर सेल वॉल स्ट्रेंथन होंगी, ये पील भी सेल से ही बनी हुई होती है, तो अगर सेल वॉल की स्ट्रेंथनिंग होगी तो सेल मजबूत होंगे और उनमें डैमेज जो है कोरे की वजह से, लो टेम्परेचर की वजह से, वो डैमेज जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो अगर हम लोकल मार्केट की बात करें तो लोकल मार्केट में फ्रूट के साथ वो डंडी मौजूद होना और साथ जो है 2 4 पत्तों का मौजूद होना, इसको लाजमी समझा जाता है। तो इसकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो लोकल मार्केट में बढ़ जाती है। जिस फ्रूट के साथ जो है छोटी सी डंडी और साथ 2 4 पत्ते मौजूद हैं, लोग जो है जो खरीदने वाले हैं वो उसको समझते हैं कि ये ताज़ा फ्रूट है, ये फ्रेश है। लेकिन इसके साथ साथ जो है इस ट्रेंड को हमें डिस्करेज करने की ज़रूरत है। वो डिस्करेज इसलिए करने की ज़रूरत है, आप ये तस्वीर में देख रहे हैं कि फ्रूट की डंडी 3 4 5 इंच की डंडी जो है वो साथ नज़र आ रही है। तो ये साथ वाले फ्रूट्स को डैमेज करती है, उनको नुकसान पहुंचाती है, उनकी पील के अंदर घुस जाती है और वो फ्रूट डैमेज होता है। और सम टाइम अगर 2 4 दिन उसको रखना पड़े तो वहां से वो गलना सड़ना और ख़राब होना शुरू हो जाता है। और ये जिस तस्वीर में 2 फ्रूट आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहे हैं और इसके साथ जो है 6 7 पत्ते भी डंडी के साथ मौजूद हैं, तो हमें इस ट्रेंड को भी डिस्करेज करने की ज़रूरत है कि डंडी जो है और 7 पत्ते ना काटे जाएं। उसकी वजह यह है कि हैं ये पौधे के लिए फूड फैक्ट्री का काम करते हैं। पौधा अपनी खुराक जो है, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस से खुद तैयार करता है और फिर उनको यूटिलाइज करता है। तो अगर हम हर फ्रूट के साथ जो है इतने इतने 4 5 पत्ते तोड़ते जाएं और 1500 2000 फ्रूट हो तो आप अंदाजा लगा लें 8 10 हज़ार पत्ता तो हम वैसे ही फ्रूट के साथ तोड़ देंगे। फ्रूट की ये जो शाखें जितनी 4 5 इंच 7 शाखें हर फ्रूट के साथ काटें तो पौधा तो एक किस्म का जो है ना 20% हम उसको गंजा कर देते हैं। तो यही फ्रूटिंग वुड होती है, इधर से फर्दर ग्रोथ होनी है और उस पर अगले साल फूल आने हैं और फल बनना है। तो अगर हम इतने ज्यादा तादाद में पत्ते तोड़ते रहें और उसकी डंडियां और फ्रूट्स जो हैं ये काटते रहें तो इसका पौधे को नुकसान होता है। तो इस आल्दो ये लोकल मार्केट में फ्रेशनेस की अलामत समझा जाता है और मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाती है, लेकिन हमें किसी हद तक इसको डिस्करेज करने की ज़रूरत है। इस लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है कि डंडी और ये पत्ते साथ जो हैं, लॉन्ग पेडिसल और पत्ते ये साथ ना काटे जाएं।
इसका हमें फार्मर्स को नहीं फायदा जी, होगा। हमारे बागात सर मैं आपको यहाँ इंटरप्ट करूंगा। पार्टिसिपेंट्स चैट में कह रहे हैं कि वॉइस थोड़ी सी अपनी रेस कर दें, उन्हें थोड़ा सा सुनने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा जी ठीक है, मैं कर देता हूँ। है। जी अच्छा, लोकल मार्केट एक पैकिंग मटेरियल आपके सामने है, ये पल्ली इसे कहते हैं, ये यूज होती है। और फ्रूट की, अब वो डंडी वाला फ्रूट जब इन पल्लियों में पैक किया जाता है तो उनमें लाजमी तौर पे 5-7 दाने तो ऐसे होते हैं जो डैमेज हुए हुए हैं, जिनके अंदर जो है वो डंडी जो है वो दूसरे फ्रूट के अंदर घुसी हुई होती है। और ये कोई बहुत अच्छा पैकिंग मटेरियल जो है वो नहीं है, इसे भी हमें रिवाइज करने की और चेंज करने की जरूरत है। तो इस ये जो सामने है, इस पैकिंग मटेरियल की निस्बत ऑरेंज के लिए या मौसमी के लिए जो ये जालीदार पल्ली इस्तेमाल हो रही है, तो हमें इसके लिए जो जालीदार बैग हैं या एटलीस्ट ये वाली पल्ली इस्तेमाल करनी चाहिए, ताकि फ्रूट जो है वो, फ्रूट की क्वालिटी विजिबल हो। हम फ्रूट खरीद रहा है, जो फ्रूट खरीद रहा है एटलीस्ट उसे फ्रूट नजर आ सके है कि सर वो किस कंटेंट। क्वालिटी का फ्रूट जो है, कि वो किस क्वालिटी का फ्रूट जो है वो खरीदने जा रहा है। तो ये पैकिंग मटेरियल उससे बेहतर है। और पाकिस्तानी मार्केट में ही, इवन लोकल मार्केट में, जालीदार बैग ऑरेंजेस की, मौसमी की, इसकी पैकिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके अलावा लोकल मार्केट में जो है ये लकड़ी की पेटी जो है ये भी इस्तेमाल होती है। तो ये पल्ली की निस्बत ये लकड़ी की पेटी जो है ये कंपैरेटिवली बेहतर जो है पैकिंग मटेरियल है। तो इसको भी मजीद प्रमोट करने की जरूरत है। और ट्रांसपोर्ट के लिए मुख्तलिफ मीन्स यूज होते हैं, और जिसमें आप मंडियों में देख सकते हैं कि ये एनिमल कार्ट जो है ये भी गदर एड़ियाँ, इन पे भी फ्रूट को लोड करके लाया जाता है। और सर आपकी क्लियर आवाज नहीं आ रही। और इनके फीसेस वगैरह जो हैं वो सम टाइम कंटेमिनेशन की वजह बनते हैं। ये बस इंटरनेट का शायद मेरी तरफ थोड़ा सा इशू है, उसकी वजह से इंटरप्शन हो रही है। तो मैं अपनी एक्सक्यूज मी तौर सर, पे तो आपकी मैं आवाज बहुत लाउडली, स्लो है। सर जी आ रही है, ऐसे खप पा रहा है। जी अजहर साहब आप प्लीज कंटिन्यू रखें। आवाज आपकी ठीक है, तो अदर पार्टिसिपेंट से सर रिक्वेस्ट है कि आपकी आवाज नहीं आ रही। जिनको आवाज नहीं आ रही मेरे ख्याल में शायद उनकी तरफ इंटरनेट का इशू होगा। डॉक्टर राहील साहब ने कभी कंफर्म किया कि वो मुझे क्लियरली सुन पा रहे हैं। सर आवाज ये आपकी क्लियर है बिल्कुल, आप कंटिन्यू रखें। जी ठीक हो गया। तो ये एनिमल कार्ड जो है ये भी इसकी ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं, और ये कंटेमिनेशन की वजह बनते हैं। इनके जो एनिमल फीसेज हैं ये कंटेमिनेशन की वजह बनते हैं। तो हमें इस एनिमल कार्ड्स को भी सब्जी मंडियों में, फ्रूट मार्केट्स में इनको डिस्करेज करने की जरूरत है। इसकी जगह पे कोई और पॉसिबल जो मीन्स हैं उनको प्रमोट किया जाना चाहिए। तो ये भी एक सरगोदा मंडी की, लोकल मंडी की एक तस्वीर है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये फ्रूट जो है वो जमीन पे ही पड़ा हुआ है, और इधर ही उसको सॉर्टिंग और हल्की फुल्की ग्रेडिंग करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। तो इस सिस्टम को भी जो इम्प्रूव किया जाना चाहिए। तो ये सामने आप जो है एक तस्वीर देख सकते हैं, ये सिटी मॉल दुबई की तस्वीर है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि फ्रूट को छोटी पैकिंग में, ये कोई तकरीबन 1-1.5 किलोग्राम की पैकिंग है, जालीदार बैग है, उसमें फ्रूट्स को बड़े अच्छे तरीके से पैक किया गया है। डंडी भी आपको नजर नहीं आ रही। और ये नेवल ऑरेंजेस हैं, और इनकी प्राइस जो है ये 14.95 दिरहम पर बैग जो है ये बताई गई है। ये तकरीबन 1 किलोग्राम का पैक था। इसी तरह एक और तस्वीर में ये क्लेमेंटाइन मैंड्रेन है, ये भी मैंड्रेन है, किनू के खानदान से ही ताल्लुक रखता है, स्पेन में ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। और इनकी प्राइस जो है वो 29 दिरहम के करीब थी। और उसी मार्केट में ये 2014 में मैंने विजिट किया था, तो उधर से खुद ही मैंने तस्वीरें ली थी। तो वहां पर ये हमारा किन्नू भी मौजूद था। और इसको आप देख सकते हैं कि फ्रूट जो है वो डैमेज्ड भी है, स्प्लिटेड भी है, उसकी शेप भी प्रॉपर नहीं रही। तो इधर से हमारे लिए लर्निंग पॉइंट ये है कि हम अपने तौर पे तो यहाँ से गत्ते के डब्बे में पैक करके उसको भेज देते हैं, लेकिन शायद वो गत्ते का डब्बा कहीं हाई ह्यूमिडिटी की वजह से या लो क्वालिटी मटेरियल होने की वजह से वो उस जब स्टैकिंग की जाती है तो ऊपर वाले कर्टन्स का वो वजन जो है वो उसको सपोर्ट नहीं कर पाता। और किन्नू की शेप जो है वो जो उसकी ओबलेट शेप होती है किन्नू की, नॉर्मल राउंड सी, उसकी बजाय आप ये डिप्रेशन देख रहे हैं। फ्रूट जो है वो गोल नहीं है, और फ्रूट स्प्लिटेड भी है, डैमेज हुए हुए, और इसके ऊपर जो है दाग धब्बे भी आपको नजर आ रहे हैं। और ये तकरीबन 4 दिरहम से सेल हो रहा था। स्पेन का क्लेमेंटाइन मैंड्रेन जो है वो 29 दिरहम से, नेवल ऑरेंज 15 दिरहम से, और हमारा किन्नू जो है 3.5-4 दिरहम पर केजी जो है सेल हो रहा था। तो हमने भी अगर बाकी दुनिया की तरह
अगर मार्केट में जो है सस्टेन करना है, हमने डॉलर जो है बेहतर रेट अगर हमने हासिल करना है, तो दुनिया की जो रिक्वायरमेंट है, जो स्टैंडर्ड्स हैं, हमें उनको फॉलो करना होगा, तभी हम मार्केट में बेहतर रेट जो है वो हासिल कर सकेंगे। तो फाइनली जो है, अगर हम अपने फ्रूट की प्री हार्वेस्ट मैनेजमेंट अच्छी रखें और क्वालिटी का फ्रूट प्रोड्यूस करें जो ब्लेमिश फ्री हो और जिसका साइज भी बेहतर हो, और हार्वेस्टिंग करते हुए सही तरीके से हार्वेस्टिंग करें, पौधे को भी नुकसान ना पहुंचाएं, और डंडी की जैसे पहले हम बता चुके हैं प्रॉपर तरीके से उसको जो है स्केचर्स का इस्तेमाल करते हुए हम हार्वेस्टिंग करें। और एक और हमारी ACIR प्रोजेक्ट के थ्रू लर्निंग थी कि जो फार्मर्स अपना बाग जो है वो फूलों पे या अर्ली बेचने की बजाय, यानी अप्रैल में बेचने की बजाय या फरवरी मार्च में बेचने की बजाय जरा लेट ये जून वाला जुलाई वाला सीजन गुजार के सितंबर अक्टूबर में जाके या नवंबर दिसंबर में जाके सेल करते हैं, आमतौर पर उनके बाग जो है वो महंगे सेल होते हैं। ये हमारी लर्निंग थी, एक ACIR का प्रोजेक्ट था, डॉक्टर राहिल साहब भी उसमें इन्वॉल्व हैं, UF और बाकी यूनिवर्सिटीज में। तो उधर से हमने ये लर्न किया कि जो लोग अपना बाग लेट सेल करते हैं उनके प्रॉफिट मार्जिन और कंपेयर्ड विद उनके जो जल्दी सेल कर देते हैं, उनके लेट वालों के प्रॉफिट मार्जिन बेहतर होते हैं। और इसके साथ साथ जो फार्मर्स अपने जो है बागात किसी व्यापारी को बेचने की बजाय, कंट्रैक्टर को बेचने की बजाय खुद मार्केट करते हैं, खुद डायरेक्ट मार्केट करें लोकल मार्केट में, या फिर वो किन्नू फैक्ट्री वाले को अपना फ्रूट डायरेक्टली बेचते हैं ऑन द वेट बेसिस, तो वो फायदे में रहते हैं। तो हमारी रिकमेंडेशन जो है वो यही होगी, किसान दोस्तों के लिए गुजारिश यही है कि अपने बागात बेचने में जल्दी ना किया करें, और कोशिश करें कि जो दरमियाने और बड़े जिम्मेदार हैं, 3-4 एकड़ 5 एकड़ से बड़े, तो वो अपने बागात जो है वो डायरेक्ट किन्नू फैक्ट्री को सेल करें। सरगोदा के रीजन में वहाँ पर जो है 200-250 के करीब फैक्ट्री जो है वो ऑपरेट कर रही होती हैं, और वो डायरेक्टली फ्रूट जो है वो फार्मर से भी लेती हैं, तो उनको आप सेल करें तो आप अपने प्रॉफिट मार्जिन जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। आखिर में मैं पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी का मोहतरम अतर फकर साहब का, कावर साहब का, राजा जुल्करनैन साहब का शुक्रगुजार हूँ कि वो ये मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो हॉर्टिकल्चर सेक्टर के लिए वो ऑर्गेनाइज करते रहते हैं और इसमें खासे एक्टिव हैं। और मैं अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, उधर मैंने 10 साल सर्व किया है, तो उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और वहाँ से भी एक प्रोजेक्ट के जरिए हमने काफ़ी लर्न किया सिट्रस से। और ACIR वैल्यू चेन एक प्रोजेक्ट है जिसमें वो अभी रनिंग है, डॉक्टर राहिल साहब उसमें इन्वॉल्व हैं और बाकी भी काफ़ी सारे दोस्त जो हैं वो उसमें काम कर रहे हैं। ये बेसिकली ACIR फंडेड प्रोजेक्ट है, यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया उसमें इन्वॉल्व है, और पाकिस्तान की तरफ से लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद है। और चूंकि प्रोजेक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट सरगोदा में हो रहा है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट भी उसमें इन्वॉल्व है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट, खास तौर पे हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन, वो भी उसमें इन्वॉल्व है। और ये मिल के सिट्रस की स्मॉल फार्मर्स की जो वेलबींग है उसको इम्प्रूव करने के लिए जो काम कर रहे हैं, उनके प्रॉफिट मार्जिन जो सिट्रस ग्रोवर्स हैं उनको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर इस्लामिया सर यूनिवर्सिटी थोड़ी सी अपनी वॉइस थोड़ी सी शुक्रगुजार हूँ। लाउड कर दें, थोड़ी सी आवाज स्लो हो रही है। तो और फाइनली मैं अपनी यूनिवर्सिटी का भी शुक्रगुजार हूँ कि वो हमें इन एक्टिविटीज़ में शिरकत करने के लिए जो है फैसिलिटेट करते हैं, अलाउ करते हैं। थैंक यू जी। अब आपकी तरफ से अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो जुल्करनैन साहब भी मौजूद हैं, डॉक्टर राहिल साहब भी मौजूद हैं, तो मैं भी इधर ही हूँ, तो हम क्वेश्चंस ले लेते हैं और उनको आपको रिस्पॉन्ड कर देते हैं। थैंक यू जी। सर अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरफान है सर, मैं सिडनी से बात कर रहा हूँ। कैन यू हियर मी? जी सर आप बोलें। हेलो। जी आप अच्छा, कंटिन्यू। वो ये सर जी, मेरा नाम पूरा इरफान खाकवानी है, मैं मुल्तान से हूँ लेकिन सिडनी में मैं रहता हूँ। तो मैं पाकिस्तान में ना डिफरेंट मैंड्रीन और ये ग्रेपफ्रूट के मैं बड लाया था, तो वो कुछ चल रही है या कुछ उसका ऊपर काम हम लोग कर रहे हैं रूट स्टॉक पे भी। तो मैंने ये पूछना था कि सर इसकी मार्केट का क्या है दुबई वगैरह में या डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में? कैन वी ब्रिंग these plant, can we sell these plants there or not? हेलो जी खकवानी साहब, किन्नू जो है वो भी मैंडेटरी है और ऑलरेडी उसकी मार्केट एस्टेब्लिश्ड है, मुख्तलिफ ममालिक में उसको बेचा जा रहा है।
तो जो आप जी नए जी मैंड्रिन लाए हैं, तो अब जी जी एक्चुअली तो हमें अंदाजा नहीं है उनका वॉल्यूम क्या है, कहाँ कितनी मिकदार में वो प्रोड्यूस हो सर रहे मैं हैं। तो सर मैं जी जी सर मैं बर्डवुड लाया हूँ अभी सर, उसको हमने ग्राफ्ट किया है, मतलब डेजी है, मैस्कट है, इस तरह है, वेलेंसिया है, कुछ ग्रेप फ्रूट है, रेयो रूबी, रेड रूबी, हाँ जी, और उसके अलावा अभी भी मैं बहुत सारे ला रहा हूँ। ये है हाँ, और हैं दो तीन मतलब 8-9 हैं इस वक्त, और अभी 8-9 में दोबारा लाऊंगा। तो मैं जस्ट आई जी लाइक, मुझे बस एक कंसर्न था कि अगर हम लोग वहां उसको ग्राफ्ट करते हैं पाकिस्तान में, तो वो जो है हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, दैट्स ऑल, दिस इज माय क्वेश्चन सर। जी खकवानी साहब, आपने डेजी मैंड्रिन का नाम लिया और ग्रेप फ्रूट की वैरायटीज का। ये जो मोस्टली वैरायटीज आपने नाम लिए हैं, ये ऑलरेडी यहाँ एग्जिस्ट कर रही हैं। रिसर्च सेंटर के अच्छा सर। जरई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में भी मौजूद है, सरगोदा यूनिवर्सिटी में भी, और सिट्रस रिसर्च जी इंस्टीट्यूट सरगोदा में भी। तो उनकी जी सर। अडेप्टेबिलिटी भी किसी हद तक उनकी अडेप्टेबिलिटी भी चेक हो चुकी हुई है। डेजी मैंड्रिन जो है जी ये हमारे एनवायरनमेंट में यहाँ पर ठीक परफॉर्म कर रहा है। ये किन्नू की हम इसको रिप्लेसमेंट तो नहीं कह सकते, इस पे किन्नू के मुकाबले में फ्रूट थोड़ा, नंबर ऑफ फ्रूट्स कम होते हैं, लेकिन सही सही सर। मैं यहाँ पे ना ताहिर खुर्शीद साहब है, उनके साथ मैं इन टच हूँ यहाँ ना, सिडनी जी जी ऑस्ट्रेलिया में होते हैं जी। सही। हाँ, तो ताहिर, वो सर ये मैं लाया था, और पामेलो भी लाया था जी सर। जी जी, तो ये ताहिर खुर्शीद साहब, ये वाला जर्म प्लान जो आप बता रहे हैं ना, ये गवर्नमेंट सेक्टर के थ्रू भी एक प्रोजेक्ट था, उसमें ताहिर साहब ही फैसिलिटेट करके लाए थे। और आप भी अच्छा कर जी रहे हैं, जी जो जी बाहर से मिल रही है आप ला रहे हैं। तो जब इसका सर। अडेप्टेबिलिटी प्रॉपरली चेक हो जाएगी, सेल इसकी जो है प्रोडक्शन वॉल्यूम इतना हो जाएगा, तो ये लोकल मार्केट में भी एक्सेप्टेबल होगा। और साथ साथ जो है, जैसे डेजी मैंड्रिन की आपने बात की, डेजी मैंड्रिन अर्ली मैच्योरिंग है, किन्नू से पहले आ जाता है। तो ये हमारे, आप कह लें सर कि फ्यूटरल अर्ली के साथ की जो है ना, इसकी हार्वेस्ट टाइम जो है उसके साथ साथ है। और ये डाइवर्सिफिकेशन के हवाले से इन फ्यूचर जो है एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है डेजी मैंड्रिन। आल्दो किन्नू के मुकाबले की इसकी यील्ड नहीं है, लेकिन किन्नू के मुकाबले में ये अर्ली तैयार हो जाता है। तो बहरहाल ये एक ऑप्शन मौजूद है। अगर इसका सेल वॉल्यूम, इसका प्रोडक्शन वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो ये लोकली भी एक्सेप्टेबल होगा। इसकी आउटर स्किन जो है वो बड़ी ग्लोइंग है, किन्नू से भी इसका कलर जो है वो थोड़ा तेज डार्क रेड की तरफ है, तो डेफिनेटली वो अट्रैक्ट करता है कंज्यूमर को। जी सर। सर उसके अलावा बहुत सारे, डेजी तो बस मेरे जेहन में रह गया, और जी भी हैं बहुत सारे, वो मेरे पास लिस्ट इस वक्त है नहीं इन फ्रंट ऑफ मी ना। जी तो वो हाँ हाँ जी, तो मैं बस यही मेरा कंसर्न था कि हम ले जो है, क्योंकि वहां पे जो लोग हैं वो जरा डिस्करेज करते हैं कि आप ले आएंगे ये तो बिकेगा ही नहीं यहाँ पे। तो ये जो है ना सबसे बड़ी कंसर्न था। बाकी जो है लोकल ना मेरा 8। जी सर। लोकल मार्केट में भी बिक जाएगा, और जब एक्सपोर्ट वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा तो उसको बाहर भी बेचा जा सकता है। अभी तो सही मतलब आप जैसे आप बता रहे हैं कि जर्म प्लांट लाए हैं, चंद पौधे होंगे आपके पास, तो जब ये वाकई यहाँ अडेप्टेबल हो गया और चल गया मार्केट में, एक्सेप्टेबिलिटी सब की तो नहीं बनेगी इसमें से, मिसाल के तौर पे आप 15-20 वैरायटीज लाते हैं, तो उनमें से जी एक दो सर। अच्छी निकल आए जो हमारे पास अच्छा परफॉर्म करें, तो डेफिनेटली वो मार्केट में चल जाएंगी, कोई ऐसा इश्यू नहीं है उसका। सर जापानीज जो है ना सर, जापानीज जो मैंड्रीन्स और ये जो है ना ये ऑरेंजेस जो है ना, सिट्रस, ये सबसे अच्छे हैं। और उस पे जो है ना जितने भी भाई बैठे हुए हैं, अगर वो करें इस पे कोशिश, तो दे आर द बेस्ट वन सर। थैंक यू सर, बस यही थैंक यू जी, बताना थैंक यू, बात करनी। ओके सर। थैंक यू जी। सर मैं बात करूं जी। जी जी, आप बोलें। जी मकसूद जट साहब, आप बात करें जरा, अपनी आवाज़ थोड़ी सी ऊंची करिएगा। सर मैं सदर हूँ पोटैटो फ्रूट वेजिटेबल ग्रोज कोऑपरेटिव सोसाइटी का। 79 से हमारी ये सोसाइटी चल रही है, काम कर रही है। सर एक दो बातें हैं कि जो पिछले दिनों मैं 2 मीटिंग में था। एक मीटिंग में ये मेरे बहस बात थी कि जो स्क्रीन शॉट ले लो। किन्नू हमारे पास हैं वो जनवरी में एक्सपोर्ट होते हैं। उस वक्त आप भी बता रहे हैं कि उस पर सीओ ने निशान पढ़ा लगा है? जाता ने मोहित है। चलन दोबारा ज्वाइन कर। और जी जी दूसरे बायर को अक्टूबर में किन्नों की ज़रूरत होती है। क्या हमारे किसी अदारे ने या यूनिवर्सिटी ने ऐसे पौधे तैयार कर लिए हैं जो अक्टूबर में तैयार हों जिसका फ्रूट? एक सवाल तो ये है जी। दूसरा उसके जी जी साथ जैली है कि हमारे यहाँ ग्रेडिंग का मेयार कोई अच्छा नहीं है किसी भी फ्रूट सब्जी। तो
आपने एक ये कहा कि लकड़ी की पेटी जो है ये प्रमोट की जाए। मैं ये पंजाब एग्रीकल्चर रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, मार्केटिंग अथॉरिटी, ये लकड़ी की पेटी को डिस्करेज कर रही है। ये किस तरह मुमकिन होगा कि पंजाब गवर्नमेंट डिस्करेज करे और आप प्रमोशन किस तरह करवाएंगे? ये जी बहुत शुक्रिया चौधरी मकसूद साहब, आपने बड़े वैलिड कंसर्न और क्वेश्चन रेज किए हैं। तो जहां तक अर्ली मैच्योरिंग वैरायटीज का ताल्लुक है, आपकी बात ठीक है, किन्नू तो लेट मैच्योरिंग ही है। तो इसके मुकाबले में थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे डेजी मैंड्रिन की। तो डेजी एक अच्छी वैरायटी के तौर पे सामने आ रहा है। ये किन्नू से तकरीबन 1 महीना पहले, यानी ये नवंबर में लोकल मार्केट में, या अगर ये ज्यादा काश्त होना शुरू हो जाए तो अक्टूबर में तो नहीं, लेकिन नवंबर में ये जो है एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो ये एक ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। लेकिन इस डेजी में भी एक मसला ये है कि इसकी पैदावार जो है वो किन्नू के मुकाबले की नहीं है, किन्नू से थोड़ी कम है। तो इस वजह से अभी तक लोग इसको ना पूरी तरह जो है वो टेकअप नहीं कर पा रहे। फार्मर जो है बहुत ज्यादा इसकी प्लांटेशन नहीं कर रहे। अभी ये रिसर्च सेंटर्स पे ही मौजूद है। आल्दो इसकी टेस्ट, क्वालिटी, साइज, कलर सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी जो है वो उतनी किन्नू की तरह ये पॉपुलैरिटी गेन नहीं कर पा रहा। तो अर्ली मैच्योरिंग में ये एक ऑप्शन है। उसके अलावा बाकी ऑरेंजेस वगैरह जो हैं, मुसम्मी, सकरी, ये तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन इनमें सीड्स जो है वो काफी ज्यादा हैं। तो सीड ज्यादा होने की वजह से जो है उनमें भी कोई एक्सपोर्ट के हवाले से जो है वो कोई बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि दुनिया में ऑरेंजेस जो है वो सीडलेस ऑरेंज ही पसंद किए जाते हैं, या लेस सीडेड ऑरेंजेस जो हैं जिनमें 3 सीड होते हैं, तो वो पसंद किए जाते हैं। तो इस वजह से जो है ना अभी डेजी के अलावा कोई बहुत अच्छा ऑप्शन हमारे सामने नहीं है। और दूसरा, आपने लकड़ी की पेटी की बात की, तो आपकी बात जनाब बिल्कुल ठीक है। मैंने पेटी वाली बात की लोकल मंडी के हवाले से। पल्ली की बजाय अगर कम अज कम हम लकड़ी वाली पेटी पे आ जाएं, तो लकड़ी वाली पेटी जो है लोकल मार्केट में उस पल्ली की निस्बत बेहतर है। तो बस मैं यहाँ तक ही उस पर बात करूंगा। बाकी असूली तौर पे दुनिया में तो गत्ते के डब्बे ही इस्तेमाल होते हैं, या आजकल प्लास्टिक क्रेट जो है, कंज्यूमर लेवल के प्लास्टिक क्रेट्स जो हैं वो भी इस्तेमाल हो रहे हैं, तो उन्हीं को ही अडॉप्ट करना चाहिए। यही बात तो मैंने कही है कि पंजाब की एग्रीकल्चर मार्केटिंग अथॉरिटी जो है वो मंडियों में लकड़ी की पेटी पर बैन लगा रही है। ठीक है, आप किस तरह ये प्रमोट करवा देंगे कि वो तो गवर्नमेंट जब मार्केट कमेटी अंदर आने नहीं देगी लकड़ी की जी पेटी? जी। नेक्स्ट बार ये होने तो वाला है। बस तो बस वो फिर डिस्करेज हो जाएगा। मैं तो जस्ट मकसूद साहब ये अर्ज कर रहा था कि पल्ली के कंपैरिजन में लकड़ी वाली पेटी बेहतर है। मैं मतलब ये समझता हूँ पल्ली की निस्बत ये बेहतर है। लेकिन जब गवर्नमेंट नहीं चलने देगी, जब गवर्नमेंट नहीं चलने देगी लकड़ी वाली पेटी, तो डेफिनेटली वो भी फिर मार्केट से आउट हो जाएगी, और आखिरी ऑप्शन हमारे पास वही गत्ते वाले डब्बे रह जाएंगे। सर ये दोबारा मेरी गुजारिश है कि जो ये जिस तरह के जनवरी में कोहरा पड़ेगा, डेजी की मार्केट नहीं है, मौसमी वो वहाँ इंपोर्ट नहीं होगी, तो कोई ऐसा सिस्टम करें। आप तो एक्सपर्ट हैं, जो ऐसे पौधे तैयार करवाएं रिसर्च इदारों में या दूसरों में, यूनिवर्सिटियों में, जो अक्टूबर नवंबर में तैयार हों। वरना ये सीट्रस की एक्सपोर्ट बड़ी फ्रैंकली कम हो रही है तसलसल से, और ख़त्म हो जाएगी। जी आप आप सही कह देखेंगे रहे हैं। मुसलसल कम हो रही है। प्लांट जी भी ऐसे कई ही। बंद हो गए हैं। आप सरगोदा में हैं, मैं जी तो जी। बड़ी देर से पहले सरगोदा आया हूँ। तो हम्म। ये कोई आप करें। जहाँ तक रिसर्च इदारों की, बीजों की या पौधों की बात है, वो रिसर्च में ही रह जाते हैं, वो खेतों में नहीं जाते। थैंक यू सर, शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। डॉक्टर राहिल साहब, आप इस पे कोई कमेंट करेंगे? कुछ अपनी तरफ से फीडबैक? आप फैसलाबाद रई यूनिवर्सिटी से हैं और पोस्ट हार्वेस्ट और एक्सपोर्ट के हवाले से खासा आपका काम भी है, तो इस पे जरा आप रेस्पॉन्ड कर दें। थैंक यू जी। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच अजहर साहब। मैं जस्ट अजहर साहब और मकसूद साहब की बात सुन रहा था, उसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा। हमारे पास जो यहाँ पर नो डाउट रिसर्च इदारों में भी हमारे पास जर्म प्लाज्म है, हमारे पास बहुत अच्छी वैरायटीज हैं जो अक्टूबर नवंबर में भी आती हैं। एक आपको जनरल कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। हमारे पास ग्रे फ्रूट आता है, हमारे पास फिर ऑरेंजेस आते हैं, हमारे पास उसके बाद फ्यूटर्स अर्ली आता है, फिर किन्नू मैंड्रिन हमारे पास आता है। तो हमारे पास अगर आप सिर्फ इसे ही देख लेना, तो ये 5 महीने, कम से कम 5 महीने का हमारे पास हार्वेस्ट पीरियड है, इसमें एक के बाद दूसरी वैरायटी आती है। और अगर हर वैरायटी के लिए लेट्स से कि किन्नू मैंड्रिन के लिए अगर हम बात करें, तो इस साल
15 नवंबर से उसकी हार्वेस्ट स्टार्ट हो गई है। पिछले साल ये फरवरी एंड तक गई थी और कोशिश यही की जाती है कि इसे थोड़ा एक्सटेंड किया जाए। बात हमारे पास सिट्रस जर्म प्लांट का कोई इशू नहीं है। हमारे पास इवन ग्रोअर्स ऐसे मौजूद हैं कि जिनके पास बहुत अच्छा जर्म प्लाज्म है। अभी इरफान साहब ने अपना तस्करा किया है। मैं जाती तौर पर हामिद सलीम वड़ाइच साहब को 10 शुमाली में जो भलवाल के करीब है वहां मुझे पता है कि वहां पर उनके पास बहुत अच्छा जर्म प्लाज्म है। जर्म प्लाज्म का इशू नहीं है, लेकिन जब हम बात करते हैं कि कोई वैरायटी इंट्रोड्यूस कराएं कमर्शियल लेवल पर, तो उसके लिए प्राइवेट सेक्टर की हमें हेल्प चाहिए होती है। ये प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप से चलता है। इस सीजन में हम बहुत सारे प्रोसेसिंग यूनिट से मिल चुके हैं। हमने उनसे बहुत सारा डिस्कशन भी किया उस प्रोजेक्ट के तवज्जो से जो अजहर साहब ने कहा। तो प्रॉब्लम ये है कि पहले उसे कम से कम 2000-4000 एकड़ पर एक वैरायटी को इतना इतना प्रमोशन मिले कि वो लोग लगाएं। तो ये प्रमोशन जो है ना, ये गवर्नमेंट ने नहीं करनी होती, ये प्रमोशन करनी होती है प्राइवेट सेक्टर ने अपने फॉर्म्स पे। वो जब तक इस चीज को अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं होंगे, हम आगे नहीं चल सकते। इस वक्त तो जो फार्मर्स हैं उनका सारे का सारा जोर किन्नू पर है। तो किन्नू के अलावा जिस तरह से आप लैया साइड पर चले जाएं, अब यहाँ पर लाइम्स भी लग रहे हैं, ऑरेंजेस भी लग रहे हैं। हमारे पास इवन डाइवर्सिटी है मौजूद। जब ये प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होता है, अपनी जमीनों पर वो बाग लगाते हैं, 1 एकड़ 2 एकड़ से शुरू करते हैं, एक इंडस्ट्री डेवलप होती है। वो इंडस्ट्री जब क्वालिटी अटेन करती है, वो इंडस्ट्री जब सस्टेनेबल होती है, एक्सपोर्ट फिर शुरू होती है। तो मकसूद साहब, जिस तरह से आप माशाल्लाह उकाड़ा में पोटैटो पर आपने काफी मतलब काम किया है, इस तरह से हमें इस तरह के इनकरेज्ड पर्सन चाहिए सरगोदा में भी, कि जो कहें ठीक है, आए आप, मैं हमारे पास जमीन मौजूद है, आप लगाएं यहाँ पर, या फार्मर्स वो लगाएं ऑर्चर्ड्स को। बडवुड आगे प्रोपिगेट होती है। सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट में बडवुड मौजूद है, हमारे पास भी बडवुड मौजूद है। ऑन डिमांड 1-2 साल में बडवुड को प्रोपिगेट करना कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन ये डिमांड जो होती है बडवुड की, ये जनरेट होती है प्राइवेट इंडस्ट्री से, प्राइवेट फार्मर से, जो इसे आगे प्रमोट करते हैं। तो उनका कॉपरेशन, इस जो आपने बात कही है इस एलिमेंट में, उनका कॉपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई मजीद सवाल का जवाब देना रह गया तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। थैंक यू। शुक्रिया डॉक्टर राहील साहब, आपने बड़ा अच्छा जस्टिफाई सर किया। सर एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि कोई आपके पास कोई ऐसी लिस्ट है जो पाकिस्तान में बहुत अच्छा जो है परफॉर्म कर रहे हो, जो सिट्रिक्स जो है डिफरेंट मैंड्रीन्स टू नेवल टू वेलेंसिया और ये सारी चीजें जो हैं, अगर कोई लिस्ट हो इस तरह की, अगर आप शेयर कर दें सबके साथ, तो दैट विल मेक अ जॉब लिटिल इजी। थैंक यू सर। जी इरफान साहब, हमारे पास CRI में भी ये लिस्ट मौजूद है, क्योंकि उनके पास पौधे बहुत अरसे से चल रहे हैं और दे हैव डन अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। आपको लिस्ट वहां से भी मिल जाएगी। यहाँ पर सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट का स्टेशन है साहिवाल, और वो सर relatively उनके पास से आप राब्ता चाहते हैं या आरिफ वाला से राब्ता करना चाहते हैं, माइट कुछ और प्रोग्रेसिव फार्मर को, आई एम सॉरी, नहीं जानता, लेकिन हमारे पास प्राइवेट स्टार्ट। लेकिन ये भी बात है कि आप जो अवेलेबल जल है उसे एक्सप्लोर कर लें। जी डॉक्टर रहील साहब, आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन आ रहा है, रुक 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 के आवाज आ रही है। बिल्कुल। जी जी मैंने सर अपना आप मैंने अपना ईमेल जी सर एड्रेस चैट बॉक्स में छोड़ दिया, आप चाहें तो नोट कर लें, हम ईमेल पे क्रॉसपॉन्ड कर सकते सर ठीक है, मैं कर लूंगा सर, मैं देख लेता हूँ। आपका हैं। नाम है सर? राहील अनवर। रहील अनवर। ठीक है सर, मैंने ये कर लिया है। ठीक है सर, थैंक यू। आई विल बी इन टच विद यू। ठीक है, श्योर। आप खुर्शीद साहब को जानते हैं? ताहिर खुर्शीद जी, साहब को? ताहिर खुर्शीद साहब को जानता हूँ जी। अच्छा, जानवर। मेरी उससे चैट होती है सर। थैंक यू सर। जी श्योर। जी डॉक्टर राशिद हुसैन साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपने हैंड रेज किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया, आपने बहुत इंफॉर्मेटिव वेबिनार पेश किया है। और मैं डॉक्टर रहील साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने उस्ताद मोहतरम ने बहुत बेहतरीन तरीके से प्रेजेंटेशन दी है। तो मेरा सर क्वेश्चन ये है कि जो आपने एक बताया था कि कोरे की वजह से, फ्रॉस्ट की वजह से स्टेम एंड के साथ उसको ना डैमेज होता है फ्रूट को, जी तो उस वो आया कि कोरे की वजह से है या कि फंगल डिजीज के अटैक की, फंगस के अटैक की वजह से होता है, इसमें कोई डिफरेंस कर सकेंगे आप सर? हाँ जी, राशिद साहब आपने अच्छा कंसर्न रेज किया। फंगस की वजह से एक प्रॉब्लम आता है, उसको स्टेम एंड रॉट कहते हैं। वो है एक पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसकी वजह से फ्रूट ड्रॉप कर जाता है। जबकि ये वाला मसला जो है, जिसको स्टेम एंड ब्रेकडाउन या लस, फार्मर जो है उसे लस या त्रेड कहते हैं, तो ये अभी हम साइंटिस्ट भी और फार्मर्स की ऑब्जर्वेशन भी यही है कि ये लो टेम्परेचर और कोरे की वजह से, जब कोरा पड़ता है उसके चंद दिन बाद ये मसला सामने आना शुरू हो जाता है। तो अगर कोरा प्रोलॉन्ग कर जाए तो ये मसला बढ़ जाएगा, कोरा जल्दी खत्म हो जाए तो ये मसला मतलब उतना प्रोनाउंस नहीं होगा, कम होगा। तो इस वजह से स्टेम एंड ब्रेक डाउन को कोरे के साथ लिंक किया जा रहा है। और इसके सोल्यूशन के तौर पे यही है कि हम पौधों की न्यूट्रिशन अच्छी करें। जैसे पहले मैंने अर्ज किया कि कैल्शियम और बोरान, इसके फोलियर स्प्रे या साइल के थ्रू एप्लीकेशन, पौधे में अवेलेबिलिटी इनकी बेहतर होगी, तो पौधों के जो सेल्स हैं उनकी सेल वॉल स्ट्रेंथन होने से ये इश्यू भी जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा। तो बेसिकली जब लो टेम्परेचर है वो सेल्स को ही डैमेज कर रहा होता है, तो जब सेल मजबूत होंगे, सेल वॉल की स्ट्रेंथनिंग हुई हुई होगी, तो वो कोरे से कम डैमेज होंगे। तो ये अभी अभी ये कोई मुकम्मल तौर पे इसको टेस्ट नहीं किया गया, ये एक हाइपोथेसिस ही है। लेकिन जो प्रीवियस रिकॉर्ड है, समटाइम ये कैल्शियम की ट्रीटमेंट पोस्ट हार्वेस्ट में बाद वाले जो फ्रूट का डिके वगैरह होता है उसको कम करने के लिए भी दी जाती है, और उसका बैकग्राउंड यही है, सेल वॉल स्ट्रेंथनिंग। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि अगर पौधे की न्यूट्रिशन, खासतौर पे कैल्शियम और बोरान का इस्तेमाल बेहतर कर दिया जाए, तो ये प्रॉब्लम किसी हद तक मिनिमाइज हो जाएगा। जी ठीक हो गया डॉक्टर साहब। किसी और पार्टिसिपेंट्स, मलिक मुजफ्फर साहब ने हैंड रेज किया हुआ है, उनका अगर कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, सर मैंने ये पूछना था, जो CRIC आरा वाला है उसका कोई नंबर या एड्रेस अगर मिल सके तो मुझे, ताकि मैं उनसे कॉन्टेक्ट कर सकूं। या आप जुल्करनैन साहब से रब्ता कर लें या मेरे साथ रब्ता कर लें। उधर इमरान सिद्दीक साहब होते हैं, वो उस स्टेशन के इंचार्ज हैं, आपको उनका कांटेक्ट दे देंगे। ठीक है सर, शुक्रिया। ओके, थैंक यू। जी किसी और पार्टिसिपेंट्स का अगर कोई सवाल है इस वेबिनार से रिलेटेड तो वो काइंडली पूछ सकता है। आई थिंक सर, मेरा ख्याल है और किसी पार्टिसिपेंट्स का कोई सवाल नहीं है, तो हम इसको इंशाल्लाह जूम में ना जी हमारे साथ राजा यासिर अब्बासी साहब भी हैं, तो इनको भी मैं कहूँगा कि इस वेबिनार में आए, थोड़ा सा हमें पार्टिसिपेंट करें और हमें कुछ बोलें। वालेकुम जी, शुक्रिया डॉक्टर रहीम साहब और डॉक्टर अजहर साहब और अल्लाह PH के अस्सलाम वालेकुम। एडमिन जितने, तो हाल है मम्मा। बहुत इंफॉर्मेटिव था। लेकिन एक दो चीजें हैं कि जिस तरह हमारे पास सिट्रस की मुख्तलिफ वैरायटीज हैं, तो जिस तरह हमारे ग्रेप्स हैं, बलूचिस्तान में भी हो रहे हैं, पटवार रीजन में भी हो रहे हैं और गिलगित में भी। तो NARC और PRC1 उन्होंने रिसर्च करके कुछ जो क्लाइमेट वाइज इनकी डिवीजन की हुई है। तो इसी तरह सिट्रस, इसमें एक हमारे पास बहुत अच्छी वैरायटीज हैं। इसी तरह आप चले जाएं बोनैर और चकदरा की तरफ, वहाँ भी आपके पास रेड ब्लड और इस किस्म की है, और नीचे सरगोदा वाली साइड चले जाए तो वहाँ की नो और इस किस्म की वैरायटीज हैं। आया इसके ऊपर आपने कोई ऐसी सर्टिफाइड नर्सरी भी मौजूद है, और इनको फार्मर को, जिस तरह आज माशाल्लाह हम इस वेबिनार से इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं, तो फार्मर्स के लिए भी आया कि ये वैरायटी आपके क्लाइमेट वाइज अच्छी है, और फला एरियाज, क्योंकि हर एक का जो क्लाइमेट चैनल है वो अलग अलग है। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा डॉक्टर साहबान से और जो एक्सपर्ट हैं उनसे राय तलब करूंगा। थैंक यू। जी राजा साहब बहुत शुक्रिया।
आपने नर्सरीज और सर्टिफाइड नर्सरीज और प्लांट्स की अवेलेबिलिटी के हवाले से बात की और साथ के एरिया को मद्देनजर रखते हुए वैरायटीज जो है वो रिकमेंड की जाएं। तो ये डेफिनेटली जैसे आप बता रहे हैं कि अगर आप हिली एरियाज में थोड़ा अपर साइड पे पिशावर वाली साइड पे वहाँ पर जो है हरीपुर पिशावर उस साइड पे जो ऑरेंजेस हैं खास तौर पर ब्लड ऑरेंजेस जिनका कलर जो है वो रेड होता है वो प्रेफर किए जाते हैं और उनकी परफॉर्मेंस जो है वो उस एरिया में बेहतर है। सरगोदा में किन्नू और मैं अब चूंकि साउथ पंजाब में इस्लामिया यूनिवर्सिटी में तो इधर जो है किन्नू और फ्यूटर अर्ली ये दो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और स्वीट लाइम जो है वो भी इधर अच्छा परफॉर्म करता है। तो ये मोस्टली इसकी आप कह लें कि जोनिंग या प्रेफरेंस ये काफ़ी सारे लोगों को पता भी है और जिन्हें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो गवर्नमेंट के इदारे जो है एक्सटेंशन डिपार्टमेंट रिसर्च वाले यूनिवर्सिटियों वाले ये उनको गाइड करते रहते हैं। और बाकी जहाँ तक सर्टिफाइड नर्सरियों का ताल्लुक है तो ये ख़ास तौर पे ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, इसके अलावा जो है सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट सरगोदा, इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का एग्रीकल्चर कॉलेज में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है। ये जो मैंने नाम लिए हैं इसी तरह ये साहिवाल वाला हॉर्टिकल्चर रिसर्च स्टेशन है। तो इन सब के पास अच्छी क्वालिटी के पौधे, इनकी नर्सरियां भी अवेलेबल हैं और मुख्तलिफ वैरायटीज जो है ये फार्मर्स को अच्छे साफ सुथरे बीमारियों से पाक पौधे जो है ये लोगों को मुहैया कर रहे हैं। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में एक हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन विंग है, वो नर्सरियों की रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन को प्रमोट भी कर रहे हैं, उन नर्सरी वालों को वो फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनको जो है डिजीज फ्री पौधे पहुंचाते हैं, उनको अच्छी वैरायटीज का जर्म प्लाज्म दे रहे हैं और उन नर्सरियों की सर्टिफिकेशन कर रहे हैं। तो ये तकरीबन पंजाब के जो है 5-6 जो बड़े इजला हैं जो फ्रूट्स के हवाले से उनमें ये एक प्रोजेक्ट चल रहा है और वहाँ पर ये काम किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट के इदारों में तो ऑलरेडी अच्छे पौधे अवेलेबल हैं, सर्टिफाइड हैं नर्सरियां भी और पौधे भी अच्छे अवेलेबल हैं। तो अब प्राइवेट सेक्टर में भी नर्सरियां जो है वो काफ़ी सारी रजिस्टर हो गई हुई हैं और मजीद रजिस्टर हो रही हैं। तो डेफिनेटली वो जो रजिस्टर्ड नर्सरीज हैं वो अपना जर्म प्लाज्म गवर्नमेंट के स्टेशन से ही ले रहे होते हैं, उसको प्रोपेगेट करके आगे बेचते हैं। तो ये बेहतरी आ रही है, वक्त के साथ चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी। शुक्रिया राजब साहब, आपने ये कंसर्न रेज किया। जी अभी हमारे साथ जी ओप्पो थैंक यू। सीटीएच के नाम से कोई पार्टिसिपेंट हैं। जी बोलें सर, आपका क्या सवाल है? आप म्यूट हुए हैं, अपने आप को अनम्यूट करें सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर जी राहिल आलम बोल रहा हूँ डेरा इस्माइल खान से, एक छोटा सा फार्मर हूँ। जी सर सर बोलें मेरा आप। ये जी सर, मैं कि इसका रूट स्टॉक के बारे में पूछ रहा था। ये मैसेज भी मैंने किया है कि अगर रूट स्टॉक किनू का, ऑरेंज का, बाकी लेमन है या स्वीट लेमन है, इनका चेंज हो जाए या इस पे कोई काम हो रहा है नहीं हो रहा है, ताकि स्मॉल प्लांट्स मिले हमें और हाई डेंसिटी पे लगाएं। जी भाई, आपने रूट स्टॉक के हवाले से क्वेश्चन पूछा है। तो इस वक्त जी पाकिस्तान में जी जो रूट स्टॉक इस्तेमाल हो रहे हैं वो तो ये खट्टी और आपके एरिया में जो है वो उसे खरना खट्टा, आपके एरिया जी में सर। खरना खट्टा के नाम से जो है वो जिसको सावर ऑरेंज कहते हैं वो यूज होता है ये पिशावर वाली जी जी साइड सर। में। तो अब जी सर। ट्रायल तो हो रहे हैं सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी और बाकी भी इदारों में जो है रूट स्टॉक पे काम हो रहा है। लेकिन अभी जी सर। इनके मुकाबले का आपको रूट स्टॉक ना इस स्टेज पे रिकमेंड नहीं किया जा सकता कि आप जनाब वो सावर ऑरेंज ना लगाएं और ये फलां रूट स्टॉक इस्तेमाल कर लें। अभी पंजाब के लिए तो सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक रूट स्टॉक जो है वो क्लेम किया है उन्होंने कि ये खट्टी से बेहतर है या एटलीस्ट उसके मुकाबले का है। तो बहरहाल चूंकि काम हो रहा है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन फ्यूचर जो है कुछ खास जी तौर सर। पर जो ये 3 पत्तों वाले जो उनको ट्राइफोलिएट ऑरेंज कहते हैं, अगर आप पौधों का साइज छोटा रखना चाहते हैं तो उनको ट्राइफोलिएट ऑरेंजेस जो हैं उन पे मतलब ट्राई किया जा सकता है। तो वो स्लो ग्रोइंग होते हैं, उनकी हाइट जो है वो छोटी रहती है। जी डॉक्टर साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन आपका था पोस्ट हार्वेस्ट पे। मेरा सर मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ? माजिद नवाज बात करूँ। जी 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 बिल्कुल जी सर, माजिद करें भाई सवाल बिल्कुल। आप। सर मेरा बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। हमारा जो इशू है वो रिसर्च, एकेडेमिया और एक्सटेंशन, इनका कोलेबोरेशन नहीं है कि वो फार्मर्स तक जो हमारा
है, जो प्रोड्यूसर है, एंड यूजर कह लें उसको, तो वो पोस्ट हार्वेस्ट में अपनी बहुत सारी प्रोडक्ट लॉस कर देता है। ऐसा कोई मैकेनिज्म इनका इंटरेक्शन में बन जाए कि जिससे रिसर्च और एकेडेमिया का अल्टीमेटली रिजल्ट जो है फार्मर्स तक पहुंचे और वो कास्ट इफेक्टिव हो जाए और उसकी प्रोड्यूस ज़ाया ना हो पोस्ट हार्वेस्ट के हवाले से। जी इसका मैं जवाब दूंगा खावर। जी सर बोले जी आप आप सर, बोले बिल्कुल। सर। जी सर ऐसा है कि जो ये हम अपना प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी आपको जो हमने लिंक कराया है विद द अकेडमिया, पीएचडी का काम यही है कि जो रिसर्च हो रही है या जो काम चल रहा है उसमें प्रोडक्ट पे या उसमें आगे जो एडवांसमेंट आ रही है वो हम आपका इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। और ये पीएचडी एक ब्रिज का काम कर रही है इसमें। और आप हमारी वेबसाइट विजिट करते रहें, हमारे प्रोजेक्ट आप जितने भी हमारे चल रहे हैं अपना सीरीज ऑफ वेबिनार, इसमें आपको अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन आपका कोई स्पेसिफिक कोई भी क्वेश्चन हो आप हमसे करें, हमारी वेबसाइट पे जाके इंशाल्लाह उसको हम रेस्पॉन्स करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। अतहर खोकर साहब बहुत शुक्रिया, आपने इस क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड किया। और हम ये पिछले कुछ देर से देख रहे हैं कि PHDEC जो है वो काफ़ी एक्टिव है। तकरीबन 1.5 साल से हम ये नोट कर रहे हैं कि ऑलरेडी भी ये ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन ये अब ज़्यादा एक्टिव हो गई है और फार्मर्स के साथ राब्ते में भी है, वेबिनार भी करवा रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है कुछ इंटरवेंशंस भी हैं इनकी, खासतौर पर पैकिंग मटेरियल के हवाले से और क्रॉप क्वालिटी को बेहतर करने के लिए कुछ ये इंटरवेंशंस भी फिजिकली वो ला रहे हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के साथ मिलके उनके ट्रायल कर रहे हैं। तो हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। PHDEC जो है वो एक्टिवेटेड है, डिटरमिन्ड है और अच्छा काम कर रही है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजहर साहब। किसी और पार्टिसिपेंट का अगर कोई सवाल है इस वेबिनार के हवाले से तो वो काइंडली पूछ सकता है। सर शाहिद इकबाल। जी सर आप कुछ कहना चाह रहे थे अजहर साहब? मैं ये शाहिद साहब सामने नजर आ रहे हैं, मैं उनको उनका थैंक यू करना चाह रहा था कि शाहिद साहब सरगोदा यूनिवर्सिटी से मेरे कोलीग हैं, तो वो अटेंड कर रहे थे। तस्वीर उनके सामने नजर आ रही थी। डॉक्टर साहब शुक्रिया आपने पार्टिसिपेट किया, और बाकी भी तमाम पार्टिसिपेंट्स का शुक्रिया। सर एक लास्ट क्वेश्चन पूछना था मुझे, अगर इजाजत हो तो, बिफोर यू लीव। जी जी बिल्कुल सर, पूछें आप। अच्छा सर, ये सिंगल सिट्रोमेलो जो है ये फ्लड इरिगेशन के लिए बहुत अच्छा है, ये आप लोगों के पास है? अगर नहीं है तो मेरे पास है पड़ा मुल्तान में, वो नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी वालों के पास भी है और मेरे पास भी है। अगर चाहिए तो अगर नहीं है तो, क्योंकि वो हमारी जो स्टाइल ऑफ एजुकेशन है सर उसके लिए बहुत यूजफुल है। सिंगल जी स्विंगल सिट्रोमेलो जो है ये रूट स्टॉक के तौर पे यूज होता है। ये UF में भी पौधे मौजूद हैं, CRI में भी हैं, और जैसे आप नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी का बता रहे हैं उनके पास भी हैं, आपके अपने फार्म पे भी मौजूद है। तो बाकी उधर हॉर्टिकल्चर रिसर्च स्टेशन साहिवाल में भी हैं। तो ये एक अच्छा रूट स्टॉक है। आपकी इंफॉर्मेशन ठीक है कि इसके पौधे भी साइज में किन्नू जितने ही इस पे ग्राफ्ट किए हुए पौधे भी साइज में किन्नू का पौधा जो खट्टी पे ग्राफ्ट किया हुआ होता है उसके तकरीबन बराबर और क्वालिटी वाइज भी सेम नजर आता है। और आप ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं कि फ्लड इरिगेशन में भी इसकी परफॉर्मेंस बेहतर है। तो डेफिनेटली अगर हमारे कुछ दोस्त इंटरेस्टेड होंगे तो वो आपसे या हमसे रब्ता करेंगे और फिर उसको हम प्रमोट कर सकते हैं और आपसे जर्म प्लाज भी ले सकते हैं। थैंक यू, आपने जनरस ऑफर किया। जी ठीक हो गया डॉक्टर साहब। तो इंशाल्लाह अभी हम इस वेबिनार को कंक्लूड करते हैं। तो काफ़ी अच्छा वेबिनार था। इसके अलावा हमारी वेबसाइट एक्टिव है, उस पर आइंदा कोई भी हमारी एक्टिविटी हो रही होती है, कोई फिजिकल एक्टिविटी होती है, कोई वर्कशॉप होती है या कोई हम वेबिनार करते हैं तो वो ऑलरेडी उस पर हम पोस्ट करते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है, उसमें कोई भी आज कोई भी वेबिनार हो या फिजिकल एक्टिविटी, उसकी रिकॉर्डिंग, उसकी प्रेजेंटेशन, हर चीज़ हम शेयर करते हैं। तो बाकी कंक्लूडिंग हम करते हैं। मैं जनाब अतर हुसैन खोकर साहब को दावत देता हूँ कि वो कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें और इसके बाद हम अपने वेबिनार को कंक्लूड करें सर। थैंक यू सर। ऐसा है कि हम अभी नेक्स्ट वीक जो है बाय मंडे हमारा डेलीगेशन जा रहा है सिट्रस का टू सेंट्रल एशियन स्टेट्स। इट्स गोइंग टू कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान, क्योंकि सेंट्रल एशिया में बहुत डिमांड है हमारे सिट्रस की।
हम एक और डेलीगेशन अपने भेज रहे हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ जैन टू इंडोनेशिया, मलेशिया एंड द फिलिपाइन। हमने पाकिस्तान फ्रूट वेजिटेबल एसोसिएशन से रिक्वेस्ट की, उन्होंने जो है ना हमें कुछ नाम उन्होंने हमें रिकमेंड करके भेजे और उन्हीं को जो है हमने वीजा में एंड ईच एंड एवरीथिंग हमने उसको हेल्प आउट की। बताने का मकसद ये है कि हम सिर्फ ये एक्टिविटीज आपकी क्रॉप या प्रोडक्ट डेवलपमेंट में नहीं करा रहे, बल्कि हम जो एंड मार्केट है जहां पे आपने एक्सपोर्ट करना है, हम आपको वहां पे भी एक्सेस दिलवा रहे हैं अपने कमर्शियल मिशन के जरिए। पहले तो जितने भी एक्सटेंशन डिपार्टमेंट हैं आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे क्रॉप के जो इश्यूज होते हैं या कोई डिजीज के इश्यूज आते हैं वो आपको हेल्प आउट करते हैं। कोई एक जो है ना सेक्टर को वो उन्होंने या एक सेक्शन को जो वैल्यू चेन को उसको लिया होता है। तो हम ओवरऑल वैल्यू चेन में मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जितना हो सक रहा है, आप लोगों की तरफ से कोई रिकमेंडेशन हमारे पास आती है, किसी और कंट्री में जानना चाहते हैं, आप कोई रिकमेंडेशन ऐसी करते हैं, इंशाल्लाह वी विल हेल्प यू आउट, हम आपको वहां लेकर जाएंगे। हमें अभी मुझे पिछले हफ्ते एक कंपनी ने बताया कि सर मेरा सिट्रस जो है वो मंगोलिया के लिए मैं भेज रहा हूँ, मुझे अच्छा क्लाइंट मिला है, मुझे हेल्प करें। हमने पाकिस्तान एम्बेसी को कह के उसका मंगोलिया में पाकिस्तान का सिट्रस भिजवाया है। रीजन उसका ये था कि अगर हमारे लोगों को कहीं मार्केट एक्सेस में कोई इश्यूज आते हैं तो हम आपको वो हेल्प आउट करें। आप पीएचडी को सिर्फ ये ना लें कि आपको क्रॉप प्रोडक्शन में या वैल्यू चेन में कोई एक सेक्टर में आपको इशू आ रहा है वो हेल्प आउट करें। हम आपको एंड तक जो चीज आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें भी हम आपको हेल्प आउट कर रहे हैं। इंशाल्लाह जितना पॉसिबल होगा हम आगे भी आपको हेल्प आउट करते रहेंगे। हमारी कोशिश है कि हमारी जितनी प्रोडक्ट अच्छी बन रही है, क्वालिटी वाली प्रोडक्ट को मिल रही है, इसको जो है दुनिया में भी जाए और जो आपको लोकल मार्केट में चीज 10 रुपए की बेच रहे हैं तो इंटरनेशनल मार्केट में वो 100 रुपीज की आप भेजें। इंशाल्लाह आगे भी इंशाल्लाह आप हमें बताएं कोई और टॉपिक समझते हैं जिसपे हमारे मोस्ट ऑफ द फार्मर्स को इशू है, वी विल हेल्प यू आउट। हम उन पे भी जो है ना इवेंट करेंगे, एक्सपर्ट को बुलाएंगे ताकि नॉलेज जो है ना ये ना हो कि आपको बैरियर नजर आए कि हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। इंफॉर्मेशन जितनी होगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। एंड ऑफ द डे आपने एक्सपोर्ट करना है, आपने प्रोडक्ट डेवलप करनी है, प्रोडक्ट इंप्रूव करनी है। हम अवेलेबल हैं, हमारी वेबसाइट अवेलेबल है, हमारी टीम अवेलेबल है, हमारी अब लाहौर में भी ऑफिस ओपन हो गई है, पेशावर में ऑफिस ओपन हो गई है। कहीं पे भी आपको कोई इशू आता है तो आप हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह जो पॉसिबल होगा हम आप लोगों को हेल्प आउट करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। जी डॉक्टर हमाद साहब ने हैंड रेज किया हुआ है। हमाद साहब अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप बोलें, फिर उसके बाद हम इसको कंक्लूड करें सर। जी थैंक यू सो मच। पहले तो आई एम वेरी सॉरी कि मैं इसको एंड पे ज्वाइन किया है वेबिनार को, क्योंकि हमारे पास कनेक्टिविटी का इशू था। मैंने लास्ट भी आपके वेबिनार जो है अटेंड किए हैं, बड़े इफेक्टिव रहे हैं हमारे लिए भी, और उसमें भी मैंने आपको शायद ये बात ओपिनियन शेयर किया था आप लोगों के साथ कि जितने वेबिनार हो रहे हैं काफ़ी इफेक्टिव हैं हमारे लिए भी, और जो लोग इंडस्ट्री के लोग हैं उनके लिए भी इफेक्टिव हैं। लेकिन मेरी सजेशन ये है, एक ओपिनियन है कि इन वेबिनार को इंफॉर्मेशन के लिए तो हम यूज़ कर रहे हैं, तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी हैं हमारे लिए या कम्युनिटी के लिए, लेकिन इसमें हमें वी नीड टू मूव टुवर्ड प्रैक्टिकल वर्क। तो उसमें ये है कि हमें लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए और फिजिकल कोई ट्रेनिंग्स या इस तरह के सेशन लाजमी आप करवाएं। अगर उसमें ये है कि आपके पास कोई इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है या आप नहीं करवा सकते, तो उसमें ये होगा कि यूनिवर्सिटीज़ के साथ आप कोलेबोरेशन करवा लें, या उनके साथ मिलके आप हर यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी जो है आप ट्रेनिंग करवा सकते हो। सरगोदा से शायद साहब हैं, मैं डीजी खान से गाजी यूनिवर्सिटी से हूँ, इसी तरह मुल्तान से कुछ लोग होंगे। तो यूनिवर्सिटी के अंदर ही आप ये सेशंस अपने फिजिकल करवा सकते हैं। उसमें बेनिफिट ये होगा कि यूनिवर्सिटी में फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं, लैब्स भी हैं, आप प्रैक्टिकली भी कुछ काम अगर करवाना चाहें तो वो भी हो सकते हैं। तो इसमें आप इंडस्ट्री को या फार्मर को और एकेडमिया को इकट्ठे मिला के यूनिवर्सिटी के अंदर सेशन करवाएं, ताकि फिजिकल जो है वो ट्रेनिंग और सेशन हो सकें। ये मेरा ओपिनियन था एक आप लोगों के लिए, अगर ये फिजिबल है आपके लिए तो। थैंक यू सो जी, मैं मच। इसका आपको रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा डॉक्टर हमाद साहब। ऑलरेडी हम कोलेबोरेशन यूनिवर्सिटियों के साथ कर चुके हैं, तो हम फिजिकल सेशन करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के साथ लास्ट सीजन में हमने सिट्रस पे 2 सेशन किए हैं, इनकी कोलेबोरेशन से फिजिकल हमारी एक्टिविटीज थी, वर्कशॉप्स थी, इसमें डॉक्टर अजहर नवाज साहब भी थे। इसके अलावा हम 20 तारीख को बनाना पे सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडो जाम के साथ एक सेशन कर रहे हैं। इसके अलावा जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनके साथ हमने एमओयूज साइन किए हुए हैं। कोई भी एक्टिविटी होती है हम वो म्यूचुअल करते हैं। हमारे फिजिकल वर्कशॉप, सेमिनार्स, अवेयरनेस सेशंस ये फार्मर्स ग्रोवर सब के लिए होते हैं, उसमें सब ओपन इनविटेशन होती है, जो भी ज्वाइन करना चाहे वो कर सकता है।
ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, यहाँ पे अगर आप डीजी खान की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो अच्छी प्रोडक्ट है वो डेट्स मशहूर है, यहाँ पे इसका काम भी हो रहा है। इसके अलावा जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो सुपर फूड के ऊपर काम कर रही है। इसमें चिया है, किनवा या बकव्हीट के ऊपर हम काम कर रहे हैं, फार्म के ऊपर। तो उसके रेलिवेंट अगर कोई भी आपको यहाँ से हेल्प आउट चाहिए तो मुझे ज़रूर आप बताइएगा, या अगर कोई सेशन करवाना चाहें तो उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। जी थैंक यू। बिल्कुल हमारे साहब, हमने पिछले वीक ही हमने एक डेट्स का सेशन ऑलरेडी सखर में कंडक्ट करवाया, फिजिकल एक्टिविटी हमने करवाई है ऑलरेडी। तो हम इंशाल्लाह ज़रूर आपके इस सजेशन को रखेंगे कि इसको हम कर सकें इंशाल्लाह। आपको मैंने अपने चैट बॉक्स में अपना नंबर शेयर किया है, वहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, खबर साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं, जाफर साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी हमारा वेबिनार या वर्कशॉप होगी तो ज़रूर हम आपसे मिलकर करेंगे। जी एंड पे मैं ओके, डॉक्टर थैंक यू सो अजहर मच। नवाज साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर वो एंड पे कुछ कहना चाहें तो वो कहें, उसके बाद हम इसको क्लोज करते हैं सर। जी अजहर नवाज साहब। जी राजा जुल्करनैन साहब, बहुत शुक्रिया। ये बड़ा अच्छा सेशन था, आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे मौका दिया कुछ इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का। तो डेफिनेटली ये टू वे कम्युनिकेशन का फ्लो ही होता है, हम चीज़ें बताते भी हैं और कुछ सीखते भी हैं, हमारी अपनी भी इससे लर्निंग होती है। तो इंशाल्लाह मिल के हम काम करते रहेंगे। और मैं सब पार्टिसिपेंट्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और मोहतरम अतर हुसैन खोखर साहब जो है उनका शुक्रिया कि वो अपनी टीम के साथ जो है PH डेक जो है बड़ा अच्छा प्रोग्रेस कर रही है। तो इंशाल्लाह इसी तरह अगर काम होता रहा तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इन फ्यूचर हॉर्टिकल्चर सेक्टर जो है वो मजीद डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। थैंक यू जी। थैंक यू फॉर ऑल। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी जी। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, वालेकुम सलाम।